खालिस्तान, अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन, भिंडरेवाला और ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये सब वो नाम हैं जो हमें टाइम टू टाइम सुनने को मिलते रहते हैं और अभी अमृतपाल सिंह की वजह से ये फिर से सुर्खियों में आ गए थे। तो इस वीडियो में ना हम शुरू से देखेंगे कि पंजाब में ये सब कैसे हुआ और मैं आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आप सब बातें बहुत आसानी से समझ पाएं। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सन जरनैल सिंह जी खालसा पिंडा वाले ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। खालिस्तान फायर रीइग्नाइट्स इन पंजाब। पंजाब की असली स्थिति क्या है उसके बारे में आप अपने शब्दों में कुछ बताइए। स्थिति तो गंभीर है। डेमोक्रेसी में अगर कोई बंदा कहे कि हम इस नेशन से अलाइन नहीं करते और हम पीसफुल तरीके से अपनी बात करेंगे और पीसफुल तरीके से हम एडवोकेट करेंगे कि हमारा एक अलग से मुल्क हो और हम आज़ादी चाहते हैं पीसफुल तरीके से, उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना डेमोक्रेसी की बहुत कोर वैल्यूज़ में आता है। मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगी महाराजा रणजीत सिंह के सिख अंपायर से। महाराजा रणजीत सिंह इतने पावरफुल थे कि जब तक उनका शासन था तब तक ब्रिटिशर्स ने कुछ भी नहीं किया था। महाराजा रणजीत सिंह ने वहां पर कानून व्यवस्था कायम की थी, कभी किसी को मृत्युदंड नहीं दिया था। वो सेक्युलर थे। उन्होंने हिंदू और सिखों के वसूले जाने वाले जजिया कर पर भी रोक लगाई थी। महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर के हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में सोना मंडवाया और संगमरमर लगवाया था। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए भी सोना दान में दिया था। उन्होंने लाहौर में 2 मस्जिद भी बनवाई थी। वहां पर कानून व्यवस्था इस तरह से बनाई गई थी कि वो सभी धर्मों को एक समान देखते थे। हालांकि सिख अंपायर में ना सिख पॉपुलेशन काफी कम थी, लेकिन ना सभी धर्मों के लोग खुशी से एक साथ रहते थे। चाहे पुलिस हो या फिर जुडिशरी, मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होता था। और महाराजा रणजीत सिंह के अंपायर में हिंदू, मुस्लिम, नेपाली, गोरखा और यहाँ तक कि यूरोपियन जनरल भी रहे थे। लेकिन सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है और उसके बाद सिख अंपायर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और इसी का फायदा ब्रिटिशर्स उठाते हैं। यहाँ पर फिर हमें 2 एंग्लो सिख वॉर देखने को मिलते हैं और अब सिख अंपायर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाता है। और अब ब्रिटिशर्स ये करते हैं कि वो हरियाणा वाले पार्ट को सिख अंपायर में जोड़ देते हैं। अब जो यहाँ पर लोकल महंत होते हैं वो गुरुद्वारे के प्रिस्ट बनते हैं। लेकिन ना सिखों को ये बात पसंद नहीं आती है, तो सिख कम्युनिटी 1920 में अकाली मूवमेंट शुरू करती है और वो ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि महंत गुरुद्वारे नहीं चला सकते हैं। SGPC का आपने नाम तो सुना ही होगा, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो इस SGPC कमेटी में 175 मेंबर्स होते हैं जो कि गुरुद्वारों से महंत को हटा देते हैं और खुद गुरुद्वारों को रेगुलेट करने लगते हैं। और अगर मैं अभी करंट सिचुएशन की बात करूं तो आज भी गुरुद्वारों को रेगुलेट SGPC ही करती है। बाकायदा इनके इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। अब हमने यहाँ तक ये समझ लिया कि सिख एम्पायर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया है। हमें 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी देखने को मिलता है। लेकिन फिर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है जिसमें ब्रिटिश जनरल डायर ने लगभग 10,000 भारतीयों को गोलियों से भून दिया था। लेकिन ब्रिटिश प्रशासन की एक रिपोर्ट के अनुसार इस नरसंहार में लगभग 400 लोग मारे गए थे और 1200 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद में पूर्ण स्वराज मूवमेंट शुरू किया जाता है और कहा जाता है कि भारत एक स्वतंत्र देश बनेगा जहां पर लोकतंत्र को फॉलो किया जाएगा। कांग्रेस नेता और प्रसिद्ध कवि हसरत मोहानी 1930 में अखिल भारतीय कांग्रेस फोरम से अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले कार्यकर्ता थे। अब आजादी से 1 साल पहले यानी कि साल 1946 में जब अंग्रेजों के जाने की बात होने लगी तब सिख लीडर ने कहा कि अंग्रेजों ने हमसे हमारा पंजाब छीन लिया था, अब जब वो वापस जा रहे हैं तो हमें हमारा पंजाब वापस दे दो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो 1941 में पंजाब के अंदर एक सेंसस हुआ था, में मुस्लिम 53%, हिंदू 30% और सिख 15% के आसपास थे। मतलब कि इंडिया के पॉपुलेशन का सिर्फ 1 या 2% हिस्सा ही सिख थे। अब सिखों को ये बात समझ में आ गई कि अगर नंबर की बात आएगी तो वो हिंदू और मुस्लिम से काफी पीछे रह जाएंगे जिससे उन्हें ही नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें यूनाइटेड इंडिया के साथ में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमें अपना एक अलग राज्य तो मिल ही जाएगा, लेकिन चीजें यहाँ से खराब होने लगती हैं। ब्रिटिशर्स के जाने का वक्त आ रहा था और इधर मुस्लिम्स जो है वो पार्टीशन की बात कर देते हैं और ये बात सुनकर भी सिख कम्युनिटी काफी दुखी हो जाती है। अब यहाँ पर उन्हें ये लगने लगता है कि पंजाब में मुस्लिम ज्यादा है। हमने भी सन 1941 का सेंसस देखा था ना कि मुस्लिम जो थे वो पंजाब में ज्यादा थे, तो उन्हें लगा कि अगर पार्टीशन होगा तो पंजाब का भी पार्टीशन हो जाएगा। इसके बाद में ना सिख कम्युनिटी भी अपनी बात रखती है कि अगर पार्टीशन होता है तो मुसलमानों को अपना देश पाकिस्तान मिल जाएगा, हिंदुओं को अपना देश हिंदुस्तान मिल जाएगा, तो फिर हमें भी हमारा सिखिस्तान चाहिए। लेकिन अगर
पार्टीशन नहीं होता है तो हम यूनाइटेड इंडिया के साथ रहकर खुश हैं। लेकिन इन्होंने ये बात तभी कही थी अगर पार्टीशन हो तो, नहीं तो फिर वो यूनाइटेड इंडिया के साथ रहकर खुश हैं। आप सबको पता है कि पाकिस्तान देश धर्म के नाम पर बनाया गया था, यानी कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया गया था। इसे आप रिलीजियस नेशनलिज्म भी कह सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अभी का अफगानिस्तान, 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद में ईरान, क्रिश्चियन नेशनलिज्म वाला इथोपिया, इजराइल पैलेस्टाइन रिलेशन। तो आप इन सब देशों के हालात देख सकते हैं। इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहीं अगर आप सेक्युलर कंट्रीज देखें तो वो कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है। 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि पंजाब के बहादुर सिख एक स्पेशल कंसिडरेशन को एंटाइटल्ड है। मैं इसको गलत नहीं कहता कि भारत के उत्तर में एक इलाका हो जहां पर सिख आजादी से रह सके। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के इस स्टेटमेंट के बाद में सिखों को लगता है कि उन्हें भी अपना एक अलग स्टेट जो कि सिख एम्पायर जितना बड़ा होगा वो मिल जाएगा। और आखिरकार फिर वो बंटवारे की घड़ी आ ही जाती है और इस बंटवारे में पंजाब के भी 2 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है और एक भारत में रह जाता है। जो हिस्सा पाकिस्तान में गया था वो पंजाब का 62% हिस्सा था, जिसमें 55% पॉपुलेशन रहती थी। अब हुआ यूं था कि पंजाब के अंदर जो सिख कम्युनिटी के लोग थे वो एक जगह तो रहते ही नहीं थे और बंटवारे की वजह से सिख कम्युनिटी भी डिवाइड हो गई थी। अब जो सिख पाकिस्तान में रह गए थे वो पार्टीशन के टाइम पर अपना घर, जमीन, प्रॉपर्टी सब छोड़कर भारत आ गए थे। और जो सिख भारत नहीं भी आना चाहते थे उन्हें पार्टीशन के समय हुई वायलेंस की वजह से भारत आना पड़ा। इन सब में ना सिख कम्युनिटी के 150 से भी ज्यादा हिस्टोरिकल श्राइन्स, रिचेस्ट लैंड सब पाकिस्तान में ही चले गए। जैसे कि लाहौर जो कि महाराजा रणजीत सिंह के सिख एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी वो पाकिस्तान में है। ननकाना साहिब जो कि गुरु नानक देव जी का बर्थ प्लेस है और करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, ये सब पाकिस्तान में ही रह गए। सिख जब स्टार्टिंग में पंजाब में आए थे तो वो माइनॉरिटी में थे, लेकिन धीरे धीरे वो मेजोरिटी में आने लगे। तो अब सिख कम्युनिटी को लगने लगा कि अब तो हमें हमारा एक अलग से स्टेट मिलना चाहिए। यहाँ पर सिख कुछ बातों को लेकर खुश नहीं थे, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट का नेशनलाइज्ड होना, कोलकाता में बस और टैक्सी सर्विसेज में बंगाली रिफ्यूजी को प्रेफरेंस देना, आर्म फोर्सेस में चेंजेस होना। अब सरकार सिख मेजोरिटी वाले इलाकों को मिलाकर एक स्टेट बना देती है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। इसको पेप्सू भी कहते थे, लेकिन कांग्रेस इसको हटा देती है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वहां पर अकाली दल का प्रभाव बहुत बढ़ रहा था। भारत एक सेक्युलर कंट्री है, इसलिए भारत में धर्म और जाति के आधार पर राज्य नहीं बनाए जा सकते। तो पूरे भारत में भाषा के आधार पर नए राज्य बनाए जाने की मांग उठने लगती है। तो इसके लिए एसके धर आयोग और जेवीपी समिति बनाई जाती है, जो दोनों ही इस बात से मना कर देती है कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जा सकते। इसके बाद में पोटी श्री रामालू 56 दिन तक आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और बाद में उनकी डेथ हो जाती है। तो अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाता है। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य बनता है तो पूरे भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाने की मांग जोर पकड़ लेती है। तो इसके लिए फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि केवल भाषा ही एक नए राज्य के गठन का आधार नहीं हो सकती है, इसमें और भी बहुत सारी बातें थी। 1960 के अंदर बंबई का विभाजन करके मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात राज्य बना दिया जाता है। तो अब सिख कम्युनिटी भी कहती है कि आप हरियाणा को हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में मिला दो और हमारी भाषा पंजाबी है तो हमें हमारा पंजाबी स्टेट दे दो और हमारी पंजाबी लैंग्वेज को यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस कर दो। लेकिन सरकार इनकी डिमांड को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद में मास्टर तारा सिंह जो उस समय अकाली दल के लीडर हुआ करते थे, वो कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और अब हम इसको सहन नहीं करेंगे। इसके बाद में वहां पर छोटे छोटे हिंदू और सिख राइट्स भी देखने को मिलते हैं। मास्टर तारा सिंह ने कहा कि सिख रिलीजन तभी बचेगा जब सिख प्रांत होगा। यहां से पंजाबी सूबा मूवमेंट शुरू होता है और ये इतना तेजी से आगे बढ़ रहा था कि सरकार इनके स्लोगन पर भी बैन लगा देती है। करीब 12,000 अकालीस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब मास्टर तारा सिंह भी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। 1960 से लेकर 1965 तक बहुत सारे मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे अकालीस को अरेस्ट भी किया जाता है। लेकिन फिर यहाँ पर होता है 1965 का भारत पाकिस्तान वॉर। अब आप ये बोल रहे होंगे कि मैं यहाँ पे भारत पाकिस्तान वॉर का जिक्र क्यों करी। देखो, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टोरी में, क्योंकि इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो एक तरफ तो सिखों का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो सिख क्या करते हैं कि अपने सारे प्रोटेस्ट को छोड़कर भारत सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं और ना केवल भारत सरकार का इस युद्ध में साथ देती हैं बल्कि एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। जिसके बाद में सिख कम्युनिटी की जो इंपॉर्टेंस है वो सरकार को तो समझ में आती है, साथ ही साथ पूरे भारत को भी इनकी बात जो है वो समझ में आने लगती है। तो इसके बाद में इनकी बात मान ली जाती है और 1966 में पंजाब को डिवाइड कर दिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पंजाब को 3 स्टेट में बांट दिया गया था, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। अब चंडीगढ़ पर आकर फिर बात फंस जाती है। 1966 में 55% लोग चंडीगढ़ में हिंदी बोलते थे।
इसलिए चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है और बोला जाता है कि दोनों स्टेट यानी कि पंजाब और हरियाणा इसको साथ में शेयर करेंगे। लेकिन इस बात से सिख कम्युनिटी खुश नहीं होती है। अब पंजाब के अंदर पहली बार चुनाव होते हैं। जैसा कि अभी तक हमने ये समझा है कि पंजाब के अंदर अकाली दल का काफी इम्पैक्ट रहा था, तो होता भी यही है कि अकाली दल चुनाव जीत जाता है लेकिन अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाता है और फिर से जनता ने दोबारा चुनाव जितवा देती है, लेकिन फिर से अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं और इल्जाम लगाया जाता है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस ऐसा जानबूझकर कर रही है, कभी वो मिनिस्टर्स को बहला फुसला रही है या फिर कभी कुछ और कर रही है ताकि पंजाब के अंदर कांग्रेस का प्रभाव भी बना रहे। इसके बाद में होता यह है कि अकाली दल एक तरफ ना तो अपनी सरकार चला पा रहे थे और ना ही वे पंजाब के लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर पा रहे थे, चाहे वो चंडीगढ़ का इशू हो या पंजाब के रिवर के पानी का इशू हो या फिर आर्मी में कोटा। इन सब मुद्दों को अकाली दल सोल्व नहीं कर पा रहे थे। तो होता ये है कि सन 1972 के चुनावों में कांग्रेस जीत जाती है और कांग्रेस की तरफ से पंजाब के सीएम बनते हैं ज्ञानी जैल सिंह। और अभी इस हार के बाद में अकालीस को लगने लगता है कि भाई हमें कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह से तो हम पंजाब को खो देंगे। तो फिर 12 लोगों की कमेटी बनाकर मीटिंग की जाती है जहां पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसका नाम था आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, जिसमें यह कहा गया था कि पंजाब को ज़्यादा ऑटोनमी मिलनी चाहिए और पंजाब को अपना एक इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी अधिकार मिलना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का दखल पंजाब में कम से कम होना चाहिए और इसके अलावा चंडीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए और पंजाब का पानी भी पंजाब को मिलना चाहिए। इसका फर्स्ट ड्राफ्ट इंग्लिश में था जिसे सरदार कपूर सिंह ने बनाया था और संत फतेह सिंह जो कि उस समय अकाली दल के लीडर हुआ करते थे, उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए उन्हें वर्बली बोलकर समझा दिया गया था और उन्होंने इसे वर्बली ही अप्रूव कर दिया था। इसके बाद में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी देखने को मिलती है क्योंकि हर कोई इसे अपनी अपनी तरह से यूज कर रहा था। ये फेमस तब होता है जब अकाली दल के सेक्रेटरी ज्ञानी अजमेर सिंह इसका एक नया अपडेटेड वर्जन लेके आए जो कि ओरिजिनल से थोड़ा अलग था। वहीं खालिस्तान की मांग रखने वालों का मानना है कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में एक अलग देश बनाने की बात की गई है, ना कि एक अलग स्टेट। और ये सब चीजें यहाँ तो हो रही थी लेकिन इनका इम्पैक्ट ग्लोबली भी देखने को मिल रहा था। उस समय द न्यूयॉर्क टाइम्स में द बर्थ ऑफ खालिस्तान का आर्टिकल भी छपा था और जब ये मुद्दा बहुत ज्यादा तूल पकड़ने लगता है तब संत हरचंद सिंह लोंगेवाल जो कि अकाली दल के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो इंडियन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स को आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की कॉपी भेजते हैं और कहते हैं कि ये उसका ऑथेंटिक वर्जन है और इसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि हमें एक अलग देश चाहिए। और हमने अभी तक ये भी देखा था कि अकालीस ने ये कभी नहीं कहा था कि उन्हें एक अलग देश चाहिए। सिख कम्युनिटी अपनी रिलीजन को लेकर शुरू से ही सेंसिटिव रही है और ये बात अकालीस और कांग्रेस को भी समझ में आ गई थी। उन्होंने सोच लिया था कि भाई अगर पंजाब में चुनाव जीतना है तो रिलीजन को पॉलिटिक्स में लेकर आना ही पड़ेगा। और इसके बाद में जब कांग्रेस के सीएम बने थे ज्ञानी जैल सिंह तो वो कह देते हैं कि मैं भले ही कांग्रेस पार्टी से हूँ लेकिन मैं सिख धर्म को लेकर अकाली से भी ज्यादा डेडिकेटेड हूँ। और इस तरह उन्होंने सिख गुरुओं के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करना भी शुरू किया था। लेकिन उस समय ना आनंदपुर साहिब प्रस्ताव बहुत फेमस हो रहा था और इसका फायदा अकाली दल को चुनाव में भी मिलता है और वो चुनाव जीत जाते हैं और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है। पंजाब के मोगा के भिंडर गांव में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम था दमदमी टकसाल। यहाँ रहने वाले लोगों को भिंडरवाले कहा जाता था। उस समय दमदमी टकसाल के लीडर करतार सिंह भिंडरवाले की डेथ हो जाती है और जरनैल सिंह भिंडरवाला को उसका नया लीडर बनाया जाता है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि मैं दमदमी टकसाल का जिक्र क्यों कर रही हूँ। देखो वैसे तो पंजाब के अंदर बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन यही वो शख्स था संत जरनैल सिंह भिंडरवाला जिसने पंजाब की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। अब जैसे ही जरनैल सिंह दमदमी टकसाल के लीडर बनते हैं वो गांव गांव में जाकर नशा छोड़ने की मुहिम चलाते हैं। वो लोगों से कहते हैं कि आप अपने बाल ना कटवाएं, आप सिख धर्म को फॉलो करें। और इसके बाद में जरनैल सिंह धीरे धीरे पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस होने लगता है और लोग अब उन्हें संत जरनैल सिंह भिंडरवाला कहने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ कांग्रेस को मिली चुनावों में हार से कांग्रेस बहुत निराश थी और उन्होंने भिंडरवाले की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखकर ज्ञानी जैल सिंह और दरबारा सिंह संजय गांधी के पास में जाते हैं और उन्हें भिंडरवाले के बारे में बताते हैं। इसके बाद कांग्रेस एसजीपीसी के इलेक्शन में अकाली दल के खिलाफ भिंडरवाले को खड़ी कर देती है और होता भी वही है, भिंडरवाला चुनाव जीत जाता है। निरंकारी सिखों ने ये डिसाइड किया था कि वो एक मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग के अंदर सभी निरंकारी सिखों को आना होगा और वो डेट थी 13 अप्रैल 1978। अब यहाँ पर भिंडरवाले कह देता है कि वो ये मीटिंग नहीं होने देगा। दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होती है और 17 लोग मारे जाते हैं लेकिन भिंडरवाले को अरेस्ट नहीं किया जाता है। इसके बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं लेकिन किसी भी इंसिडेंट के अंदर भिंडरवाले को अरेस्ट नहीं किया जाता क्योंकि एक तो उसे लोगों का सपोर्ट मिल रहा था और दूसरी तरफ से सरकार का भी सपोर्ट मिल रहा था।
इसके बाद में 1980 के अंदर निरंकारी सिख के हेड बाबा गुरु बचन सिंह और उनके बॉडीगार्ड की हत्या कर दी जाती है और नाम आता है भिंडरवाले के लोगों पर, लेकिन फिर भी उसे अरेस्ट नहीं किया जाता। यहाँ पर आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि ये निरंकारी सिख कौन होते हैं। तो देखो, एक होते हैं सिख और एक होते हैं निरंकारी सिख। सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, यानी कि वो 10वें गुरु थे। उसके बाद में इन सभी गुरुओं के उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं और ये गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही अपना गुरु मानते हैं। और वहीं निरंकारी सिखों ने अपने लीडर्स को गुरु मानना शुरू कर दिया था। मैंने सिख धर्म पर अलग से एक वीडियो भी बनाई है, जिसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 1981 में पंजाब केसरी न्यूज़पेपर के एडिटर लाला जगत नारायण की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हुआ यूं था कि उस समय पूरे देश में सेंसस स्टार्ट हो चुके थे और भिंडरवाला लोगों से कहता है कि आप सब लोग अपनी मातृभाषा पंजाबी ही बताएंगे। इसको लेकर हिंदुओं में डर का माहौल था, तो लाला जगत नारायण डेली आर्टिकल लिखने लगते हैं कि हिंदू लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और अपनी मातृभाषा पूछे जाने पर वो हिंदी ही अपनी मातृभाषा बताएंगे। अब देखो, स्टार्टिंग में तो भिंडरवाले को सरकार गिरफ्तार नहीं करती है, लेकिन जब प्रेशर पंजाब के बाहर से भी बनने लगता है और कहीं ना कहीं ये लगता है कि इससे हिंदू कम्युनिटी को बुरा लग जाएगा, तो सरकार भिंडरवाले को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन इसके बाद पूरे पंजाब में वायलेंस देखने को मिलती है, कई लोगों की जानें चली जाती है, पंजाब में हालात बेकाबू हो जाते हैं। अकालीस भी यहाँ पर भिंडरवाले को सपोर्ट कर रहे थे, तो फिर शांति बनाए रखने के लिए सरकार को भिंडरवाले को छोड़ना पड़ता है। अब यहाँ से भिंडरवाले और कांग्रेस के बीच में काफ़ी दूरियां आ जाती हैं। अब भिंडरवाला और अकाली दल आपस में मिलकर 1982 के अंदर धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत करते हैं, जिसका मेन मोटो था आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लागू करवाना। 1982 के अंदर दिल्ली एशियन गेम्स भी होने थे और भिंडरवाला कह देता है कि वो ये गेम्स नहीं होने देगा। इसके बाद में पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर दिल्ली की तरफ से जो भी सिख जा रहे थे उनकी चेकिंग की जाती है। बसेस को रोककर स्पेशली सिख और उनकी फैमिली की चेकिंग की जाती है। यहाँ तक कि सिख आर्मी फैमिली की भी चेकिंग होती है, जिससे सिख कम्युनिटी को बहुत बुरा लग रहा था। इसके बाद में पंजाब के सीएम दरबारा सिंह पर जानलेवा हमला होता है। 2 बार प्लेन को हाईजैक किया जाता है और हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाया जाता है। बैंक रॉबरीज की जाती है, सरकार के हथियार लूटे जाते हैं, बड़े ऑफिसर्स की किलिंग की जाती है। और इसके बाद में 1983 में अमृतसर से दिल्ली जा रही बस को हाईजैक कर लिया जाता है और उसमें से हिंदू पैसेंजर को उतारकर गोली मार दी जाती है। अब यहाँ से पंजाब के हालात और ज़्यादा खराब होने लगते हैं। अब भिंडरवाला यहाँ पर अपनी काम करने की लोकेशन को गोल्डन टेम्पल के अंदर अकाल तख्त में शिफ्ट कर लेता है, क्योंकि पंजाब के हालात बहुत ख़राब थे और वो ये जानता था और उसे अपनी सेफ्टी भी तो देखनी थी। और वो ये अच्छे से जानता था कि किसी भी नेता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस जाए। अब यहाँ पर जो भिंडरवाला होता है वो धीरे धीरे हथियार जमा करना शुरू कर देता है और उसको सपोर्ट करने वाले भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग थे, जैसे कि रिटायर्ड मेजर जनरल शाहबेग सिंह, रिटायर्ड मेजर जसवंत सिंह भुल्लर। 1983 में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो कि गोल्डन टेम्पल के अंदर दर्शन करने गया था, उसको गोली मार दी जाती है और कोई भी उसकी लाश उठाने भी नहीं आता है। इसके बाद में होता ये है कि जो इंदिरा गांधी है वो नरसिम्हा राव जी के द्वारा एक प्रस्ताव भिजवाती है, जिसमें कहा गया था कि हम आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की बात मान लेंगे, लेकिन कुछ बातें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। और फिर इसको अकाली दल के थ्रू भिंडरवाले के पास में पहुंचाया जाता है। अकाली दल तो इसको मान लेते हैं, लेकिन भिंडरवाला इसको रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद में इंदिरा गांधी के कहने पर एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है, जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसकी जिम्मेदारी मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपी जाती है। इसके बाद में आर्मी ऑफिसर्स सिंपल कपड़ों के अंदर गोल्डन टेम्पल में जाते हैं ताकि वो भिंडरवाले के काम करने की लोकेशन और उसकी एक्टिविटी को सही से पता कर सकें। इस ऑपरेशन की जानकारी किसी को भी नहीं दी गई थी, यहाँ तक कि उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को भी नहीं पता था। 1 जून 1984 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। सारी फोन लाइंस बंद कर दी जाती हैं क्योंकि आर्मी ने इसको टेक ओवर कर लिया था। सभी लोकल और फॉरेन न्यूज रिपोर्टर्स को बसों में भरकर अमृतसर से बाहर कर दिया जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की एक्चुअल फाइट 3 से 6 जून तक चली थी और 3 जून को गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो उस दिन श्रद्धालु बहुत अधिक संख्या में गोल्डन टेम्पल के अंदर दर्शन करने जाते हैं। तो भिंडरवाला क्या करते हैं, उनको अंदर ही रोक लेते हैं ताकि आर्मी अटैक ना कर पाए। अब आर्मी को ऐसा लग रहा था कि वो भिंडरवाले को बहुत आसानी से हरा देंगे, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि उसके पास में काफ़ी अधिक मात्रा में हथियार, बंदूकें, स्नाइपर्स, रॉकेट लॉन्च और एंटी टैंक गन्स है। यहाँ पे ना जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो काफ़ी गलत साबित होती है। अब आर्मी को लगा था कि वो बाहर से सारे कनेक्शन कट कर देंगे, जिससे वो खुद ब खुद सरेंडर कर देंगे। लेकिन तभी एक खबर आने लगती है कि पंजाब के आसपास के गांवों से काफ़ी अधिक मात्रा में सिख हथियारों के साथ अमृतसर की ओर आ रहे हैं। अब इससे आर्मी को लगता है कि उन्हें कैसे ना कैसे करके ये ऑपरेशन 1 या 2 दिन में खत्म करना पड़ेगा।
आर्मी अब यहाँ पर 3 तरफ से हमला करती है। अकाल तख्त पर भी हमला किया जाता है। आर्मी और भिंडरवाले के लोगों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है और इसके बाद में सुबह 4:30 बजे तक आर्मी अकाल तख्त के ऊपर अपना कंट्रोल ले लेती है। भिंडरवाले और उसके साथियों को मार दिया जाता है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करीब 83 इंडियन आर्मी सोल्जर्स की डेथ हुई है और 249 लोग घायल हुए हैं। 493 मिलिटेंट और सिविलियंस की डेथ हुई है और कई सारे एस्टिमेट कहते हैं कि 3000 के आसपास लोगों की डेथ हुई थी। लेकिन होता ये है कि जब इस ऑपरेशन के बाद में गोल्डन टेम्पल की तस्वीरें बाहर आती हैं तब पता चलता है कि अकाल तख्त और दरबार साहिब के ऊपर भी गोलियां चलाई गई, जिससे पूरी दुनिया के सिख भड़क जाते हैं। कई सारे सिख MP और MLA भी रिजाइन कर देते हैं। अब भिंडरवाले तो मर गया था लेकिन उसके सपोर्टर अभी भी थे। इसके बाद में आर्मी एक एक गांव को घेरती है और सिखों की तलाशी लेना शुरू करती है। इसको लेकर भी सिख काफी नाराज थे और इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन वुडरोज। इसके बाद में सरकार अकाली को अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। अब संत लोंगेवाल से लेकर प्रकाश सिंह बादल सभी जेल में थे। इन सब में गोल्डन टेम्पल का काफी नुकसान हुआ था, तो बहुत से लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की कसम खाकर कहा था कि जिन लोगों ने किया है वो उनकी जान ले लेंगे या फिर उनकी जान लेने की कोशिश में खुद मर जाएंगे। इसमें ज्ञानी जैल सिंह, इंदिरा गांधी और उनकी फैमिली और बहुत से लोगों के नाम थे। इसके बाद में जब इंदिरा गांधी जी अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का दौरा करने आती है तब वो भी काफी निराश हो जाती है। इसके बाद में इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। उनके सिक्योरिटी ऑफिसर उन्हें उनकी पर्सनल सिक्योरिटी से सिख गार्ड्स हटाने की भी सलाह देते हैं। लेकिन तब इंदिरा गांधी जी कहती है कि इससे पूरे देश में गलत मैसेज आएगा कि मैं सिख कम्युनिटी के खिलाफ हूं। इसके बाद में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स बैन सिंह और सतवंत सिंह के द्वारा उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद में सिख और हिंदुओं के बीच में टेंशन काफी बढ़ जाती है। 1984 के सिख दंगे होते हैं। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके बाद में जो खालिस्तान की मांग करने वाले होते हैं वो रैंडम हिंदुओं को टारगेट करते हैं और कई मैसेकेयर देखने को मिलते हैं, जैसे कि 1986 का होशियारपुर का मैसेकेयर। और इसके 1 साल बाद यानी कि सिख दंगों के 1 साल के बाद में जो कनाडा में नेशनलिस्ट थे वो एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ा देते हैं जिसमें 329 लोगों की जान चली जाती है और वो कहते हैं कि हमने भिंडरवाले की हत्या का बदला ले लिया है। इसके बाद जब इलेक्शन होते हैं तब देश में राजीव गांधी PM बन जाते हैं। राजीव गांधी PM बनने के बाद ही जो अकाली लीडर्स जेल के अंदर बंद होते हैं उन्हें जेल से बाहर निकालते हैं और फिर उनके साथ में 24 जुलाई 1985 को राजीव लोंगेवाल अकॉर्ड साइन करते हैं, जिसमें ये कहा गया था कि 26 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। अब होता ये है कि जो भिंडरवाले के समर्थक हैं उन्हें ये अकॉर्ड पसंद नहीं आता और संत लोंगेवाल की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद में हरियाणा के CM भजनलाल कहते हैं कि अगर चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया तो हरियाणा के हिंदू आपको वोट नहीं देंगे और आपके हाथों से हरियाणा भी चला जाएगा। इसके बाद में राजीव गांधी इस अकॉर्ड से पीछे हट जाते हैं। अब भिंडरवाले तो मर चुका था लेकिन उसके सपोर्टर तो अभी भी थे और वो फिर से गोल्डन टेम्पल में जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद में पुलिस की हेल्प से ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया जाता है, जो कि 2 बार हुआ था, एक बार 1986 में और एक बार 1988 में। इसके बाद में होता ये है कि पंजाब की सिचुएशन धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अकाली दल और कांग्रेस मिलकर जो भी खालिस्तान की मांग करने वाले थे उनको या तो बाहर कर दिया जाता है, कुछ को मार दिया जाता है और कुछ विदेश चले जाते हैं। लेकिन हालांकि बीच बीच में छोटे लेवल पर खालिस्तान की आवाजें आती रहती थी। अब तक तो सब सही चल रहा था। इसके बाद में 1 जून 2015 को फरीदकोट जिले के बुर्ज जवाहर सिंह गांव वाले गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी हो जाती है और उसके कुछ दिन बाद 25 सितंबर को गांव के आसपास सिख टारगेट वाले पोस्टर भी मिलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की डिसरिस्पेक्ट भी की जाती है और इसके बाद में सिख काफी नाराज हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके रिलीजन पर फिर से अटैक किया जा रहा है। इसके बाद में फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान दीप संधू, जो कि एक एक्टर और एक्टिविस्ट भी हैं, वो सुर्खियों में आते हैं। उन्होंने वारिस पंजाब दे नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका मोटो था कि वो पंजाब को सेंटर से उसके राइट्स दिलवाएगी और पंजाबी कल्चर को सेव करेगी। लेकिन पंजाब चुनाव से 5 दिन पहले यानी कि 15 फरवरी 2022 को दीप संधू की रोड एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो जाती है और इसके बाद में अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाब डे का हेड बनाया जाता है, जो कि 29 सितंबर 2022 को भारत आता है। इसके बाद में भिंडरवाले के पुश्तैनी गांव मोगा में एक दस्तरबंदी सेरेमनी आयोजित की जाती है जिसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कई बार प्रो खालिस्तानी के नारे भी लगते हैं। अमृतपाल सिंह कहता है कि भिंडरवाला उसका आदर्श है। फिर वही सेम ड्रग्स, बेअदबी का मुद्दा, सिखों को केश रखने की बात और अपने धर्म को आगे बढ़ाने की बात भी कही। अब जिस अमृतपाल सिंह को कोई नहीं जानता था वो सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस होने लगता है। लेकिन अमृतपाल सिंह की पॉपुलैरिटी अजनाला इंसिडेंट के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
हुआ यूं था कि अमृतपाल सिंह के एक साथी को पंजाब पुलिस किडनैपिंग के केस में गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद में अमृतपाल सिंह के सपोर्टर हाथ में पिस्तौल और तलवार लिए अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाते हैं। पुलिस स्टेशन में घुसने की भी कोशिश करते हैं। अमृतपाल सिंह अपने सर पर गुरु ग्रंथ साहिब जी रखे वहां पर आते हैं। अब पुलिस इन पर कार्रवाई भी नहीं कर पाती, क्योंकि अगर कार्रवाई करती तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की डिसरिस्पेक्ट हो जाती। इस इंसिडेंट में 6 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए थे और इसके बाद में पुलिस को अमृतपाल सिंह के सामने झुकना पड़ता है और वो उसके साथी को रिहा कर देती है। और इस इंसिडेंट के बाद में अमृतपाल सिंह काफी फेमस हो जाता है और फिर से खालिस्तान और आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के मुद्दे उठने लगते हैं। इसके बाद में पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह को 18 मार्च से पकड़ने की शुरुआत करती है। 150 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और अंत में पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। ये सब चीजें भारत में हो रही थी, लेकिन भारत के अलावा बाहर भी हो रही थी, जैसे कि लंदन, सैन फ्रांसिस्को और ऑस्ट्रेलिया में प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें अमृतपाल सिंह की, तो क्या गुरु ग्रंथ साहिब जी को शील्ड की तरह इस्तेमाल करना सही है? अगर पंजाब पुलिस सावधानी नहीं रखती तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की डिसरिस्पेक्ट हो जाती और उसके बाद में पंजाब में कितना वायलेंस देखने को मिलता। इस पर पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान का कहना है कि जो व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहिब जी को शील्ड की तरह इस्तेमाल करे वो पंजाब का वारिस कहलाने लायक ही नहीं है। अधिकतर सिख इस खालिस्तान के सपोर्ट में नहीं है और वो इस खालिस्तान की मांग को सही भी नहीं मानते हैं। भारतीय सिखों ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है, तिरंगे का अपमान भारतीय सिख बर्दाश्त नहीं करेगा। लंदन में भारतीय कॉन्सुलेट का झंडा खालिस्तानियों ने उतार दिया था। भारत ने ब्रिटेन से इसको लेकर सख्त विरोध दर्ज करवाया। इस वीडियो में आज इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। इंडिपेंडेंस की बात करनी, आज़ादी की बात करनी, सॉवरेंटी की बात करनी, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करनी, कहाँ से फियरफुल होती थी?